हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फियरलेस स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग टॉप 10 नहीं, टॉप 20 नहीं, टॉप 30 क्वेश्चंस मैथ के करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के उठाए गए, जो प्रीवियस ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे, इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, यहाँ से कुछ आपको नया सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए बिना देर गवाए हम क्लास को शुरू करते हैं। सही है, तो हमारा आज यहाँ का पहला क्वेश्चन है, मैथ में बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आज मैथ है ना, मैथ से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, भले ही क्वालिटी अच्छी नहीं हो हमें तो, लेकिन पढ़ने से मतलब है कि नहीं। तो चलो बिना देर गवाए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास 10th के लिए मैं फिर से बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसे आप करके जाएँ तो कुछ ना कुछ आपको सहायता पक्का मिलेगा, ये मेरी गारंटी रही। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसे भी मुझे नहीं लगता कि इसे मुझे बताने की ज़रूरत है। तो इसका पहला आंसर 29 है ना, ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है तो ये आप ध्यान ना दें, यहाँ पे 1 नंबर है। सही है, 1 नंबर है मेरा क्वेश्चन ये। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन है क्या और ये कैसे सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, हमसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण जो दिया गया है, युग्म हमारे दिया गया है x + 3y - 4 एंड 2x - 5y - 1 हम इक्वल टू 0। तो इसमें जो इसका ग्राफ बनेगा जब, है ना, जब इसका ग्राफ हम लोग एक्स वाई एक्सिस पे उतारेंगे तो ऑप्शंस में क्या बताया गया है कि इसका जो ग्राफ है अविरोधी होगा, विरोधी होगा या आश्रित होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो अविरोधी का सिंपल सा अर्थ आप समझ लें कि वो एक दूसरे का कभी ना विरोध करेगी, चलती है तो चलती रह जाएगी, यानी कि वो पैरेलल है। ठीक है। विरोधी यानी कि एक दूसरे को प्रतिषेध करती है, एक दूसरे का दिख रहा हो ना, विरोध कर रही है कि नहीं तुम इधर से नहीं जाओगे, तुम उधर से नहीं जाओगे। और आश्रित क्या होती है, ये होती है संपाति, है ना, कि भाई तो हम जिधर तुम जाओगे ना भैया तो हम भी उधर ही जाएंगे। तो ये है आश्रित। तो इसका आपको पता है, जब a1/a2 और इक्वल टू नॉट b1/b2 हो तो ये कैसा ग्राफ होता है, इसका ग्राफ कैसा बनता है। इसका ग्राफ बनता है प्रतिच्छेदी यानी कि विरोधी, एक दूसरे का विरोध कर रहा है। यदि ये आपस में, या फिर कह लो a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, है ना, c1/c2 हो, तब क्या हो, ये सारे बराबर हो, तब इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, संपाती बनेगा या समांतर बनेगा। और क्या है कि a1/a2 और ये क्या होगा, इसका जो है ये इसका ग्राफ बनेगा संपाती, और a1/b1 इक्वल टू c1/c2 ऐसा हो और ये बराबर ना हो, आपस वाला दोनों टर्म बराबर हो परंतु c1/c2 बराबर ना हो, तो इसका क्या बनता है, ग्राफ संपाती बनता है। और हम जो हल निकालते हैं समीकरण युगों का, वो सिर्फ हम लोग विरोधी ग्राफ का ही निकाल सकते हैं, ना तो संपाती का निकाल सकते हैं और ना ही इसका निकाल सकते हैं। तो इसमें ग्राफ में चेक कर लें तो a1 1 का वैल्यू दिया गया है 1, a1 का, a2 का वैल्यू दिया गया है 2, b1 का वैल्यू दिया गया है 3 एंड b2 का वैल्यू दिया गया है -5। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है ही नहीं, यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है नहीं, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा, विरोधी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का अब यहाँ पे पूछा गया है समांतर श्रेणी, याद रखें 10th में तो खासकर समांतर श्रेणी, गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का वो ये पढ़ना नहीं। तो समांतर श्रेणी क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है छठवां टर्म, ये आपको याद रखना है। क्या दिया गया है, a6 की वैल्यू दी गई है और किसका दिया गया है, a12 का मैंने लिखा। अब उसके बाद क्या दिया गया है, a6 जो है छठवां टर्म जो है वो 13 है और 12वां टर्म जो है कितना है, 25 है, 25 है ना। तथा क्या पूछ रहा है, तो आपको बताना है क्या कि इसका जो पहला पद है वो क्या है, इसका पहला पद क्या है।
तो इसका पहला पद क्या है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, a प्लस 5d लिख सकते हो ना, और इसको लिख सकते हो a प्लस कितना 11d, है ना, लिख सकते हो ना। तो इसको क्या करोगे आप, समीकरण एक और 2 मान के इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, ये देखो 5d है, तो ए तो ख़त्म, है ना, बचा क्या -6d। आई सबको जोड़ोगे तब कितना आएगा, जोड़ने के बाद कितना आएगा, देखो ए छठा का दिया गया है प्लस 5d, ए प्लस 11d, ये 13 दिया गया है और ये 25 दिया गया है। ये सबको जोड़ोगे तो 6d, और ये इधर भी जोड़ना होगा ना, 30 में इसको इसमें घटा दो, कितना आएगा, 25 में से 13 घटाओगे तो बाबा 12, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास 2 है, इतना पता चल गया आपको। d की वैल्यू कितना है, 2 है, यानी कि a प्लस 5d इजकल टू 13 है, और d की वैल्यू कितना रख दो आप, 2 रखो, तो e की वैल्यू जो है कितना आएगा, 5 दूना 10, 13 में से 10 गया 3, इतना। अब e की वैल्यू 3 है, तो इसका पूछ रहा है पहला पद, तो पहला पद हमारा निकल गया, कितना है 3, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। याद रखें यहाँ पे अपरिमेय नहीं है, यानी कि ये क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा जो संख्या दिया गया है वो परिमेय है, सही है। तो परिमेय के लिए यहाँ पे पूछा गया है, तो परिमेय देखो यहाँ पे सिंपल सा पता चल रहा है ना, इसका रूट निकालोगे तो ये बटा के रूप में आ जाएगा, है ना, 8/9 आएगा, है ना, 8/9 आएगा। इसको काट दोगे, है ना, काट दोगे कितना आ जाएगा, परिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय ही पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, है ना, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। उसके बाद है क्या कि 5 नंबर, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 का कोटि का मान कितना है। अब कोटि देखिए यहाँ पर क्या है, -4 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ 3 -1 है, यहाँ पे -4। तो भुज कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में जो होता है उसको, और कोटि कहते हैं जो वाई एक्सिस में होता है। तो वाई में क्या दिया गया, मेरे को वैल्यू दिया गया है -4, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कोटि के लिए वो -4 सही है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है क्या कि बहुपद p ऑफ x जो है x² - 2x - c का शून्यांक जो है अल्फ़ा तथा बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्या पूछ रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है c/a है, तो -6/1 करोगे तो -6, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन cos थीटा के बराबर है। तो भैया ये कुछ चीज़ हमको सिंपल सा बताओ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कौन बताएगा, कितना आएगा भैया, तो 1 आएगा, इतना पता है। हमको पूछ रहा है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि cos थीटा पूछे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट नहीं लग जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है भैया, ऑप्शन बी हमारा सही है। समझ में आया क्या। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं, ये कैसे बनता है चर्चा करते हैं इस पर हम लोग। तो यहाँ पे पूछा गया है बहुलक, यहाँ पे आप देख लो, बहुलक अगर पूछा जाए ना, बहु यानी कि बहुत बड़ा जो है वो याद रखो, बहु यानी कि जो बहुत बड़ा है। तो बहुत देखो यहाँ पे क्या है, 3 हमको दिख रहा है, 1 2 3 4, और तो मुझे नहीं दिख रहा कि कोई 3 से ज़्यादा है, तो 3 हमारा बहुलक सही है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यदि ऐसा क्वेश्चन दिखे, 9 नंबर जैसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखे, तो आप बिना देर गवाए आप क्या करोगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखो बिना देर गवाए आप टिक करोगे इसके स्क्वायर वाले को। यहाँ पे पूछा गया 2 समरूप त्रिभुज के 2 संगत भुजा 3:5 है ना, और इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का स्क्वायर कर दो, यदि क्षेत्रफल दिया रहा है भुजा पूछे तो इसका रूट कर दो। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा गया है तो ये दोनों का स्क्वायर करो, 9:25 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। तो सम संख्या के रूप ये पहला चैप्टर से दिया गया है, तो इसमें जो सम संख्या का रूप है वो कहाँ से होता है। देखो तो पहले 2m आएगा, है ना, फिर 2m + 1 आएगा, और फिर 2m + 2 आएगा,
अब देखो इसमें सम संख्या का रूप पूछा गया है, तो सम संख्या के लिए क्या हो सकता है, अब सम संख्या के लिए तो 1 तो हो ही नहीं सकता, तो 2m+1, इसमें तो कन्फ्यूज़ ही नहीं होना है। और सम संख्या के लिए 2m या फिर 2m+2 यही हो सकता है। तो हम लोग क्या करें, ऑप्शन में तो एक ही चीज़ दिया गया ना, तो 2m हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है, चलो हम माना मैंने कि एक अर्धवृत्त का परिमाप इतना दिया गया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो दिया गया है सो दिया गया है, तो हमें बोल रहा है कि त्रिज्या निकालें। तो त्रिज्या निकालने के लिए πr + 2r होता है फॉर्मूला अर्धवृत्त का परिमाप।